वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस एजुकेशन। हम लोग न्यायपालिका के ऊपर बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट डिटेल से बता दिया है। आज जो हम बात करेंगे वो हम हाई कोर्ट के ऊपर करेंगे। किसी ने सुप्रीम कोर्ट नहीं देखी है तो उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उनको देख लेना, क्योंकि आज मैं उनके साथ कंपैरिजन भी करते हुए चलूंगी। तो शुरू करते हैं हाई कोर्ट के ऊपर। सबसे पहले तो इनका बैकग्राउंड क्या है। ये सारे राज्यों के ऊपर एक शीर्ष न्यायालय का काम करता है। सुप्रीम कोर्ट का जो लिखित में वर्णन था वो मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 124 में है। हाई कोर्ट का 214 में है। तो इस तरह से लिखे गए हैं। आर्टिकल बहुत बार पूछ लेते हैं। अब 214 आर्टिकल में लिखा गया है कि सभी राज्यों के ऊपर एक शीर्ष न्यायालय होगा। वो क्या होगा? उच्च न्यायालय कहा जाएगा, जो कि अंतिम न्यायालय नहीं है, क्योंकि इसके अगेंस्ट भी अपील है। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में। तो क्या हुआ, 1857 का जब विद्रोह हुआ तो रानी ब्रिटेन का शासन हमारे ऊपर आ गया। तब जो है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जो है अस्तित्व में आई। हमें पता चला इनके बारे में। फर्स्टली 1862 में 3 हाई कोर्ट्स बनाई गई। कलकत्ता हाई कोर्ट, बम्बई हाई कोर्ट एंड मद्रास हाई कोर्ट। आपको पता होगा ये तीनों ही अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी थी। वो फर्स्टली व्यापार करने के लिए यहीं पर आए थे, क्योंकि पानी के इलाके से व्यापार करना बहुत इजी होता था और ये तीनों ही पानी से लगते इलाके थे। तो मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ, बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है कि हमारी पहली हाई कोर्ट कौन सी थी। तीनों सेम ईयर में बनी है, 1862 में, लेकिन पहली हाई कोर्ट पूछते हैं तो आपका आंसर क्या है? कलकत्ता हाई कोर्ट। तो आर्टिकल 214 में लिखा गया था कि हाई कोर्ट होंगी हमारे संविधान में। ऐसे ही 231 में लिखा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर साझेदारी में एक हाई कोर्ट का भी निर्माण कर सकते हैं। ये मैं क्यों बता रही हूँ, एट प्रेजेंट हमारे यहाँ पर जो है 25 हाई कोर्ट्स हैं, लेकिन राज्य कितने हैं? 28 प्लस 8 यूनियन टेरिटरीज। तो इन सबको मिलाकर हाई कोर्ट्स कितनी है? 25। दैट मीन्स कि साझेदारी में भी हाई कोर्ट्स बनाई गई होंगी। क्यों? क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे गोवा, बहुत छोटे हैं, जिनकी अपनी आबादी बहुत कम है, तो वहां पर मुकदमे भी कम होंगे। तो क्या सोचा गया कि उनके लिए एक पर्सनल बिल्डिंग बनाएंगे, उनके जजेस को सैलरी देंगे। तो हम क्या करते हैं, उससे बेटर है कि इनको किसी ना किसी हाई कोर्ट के साथ मिला देते हैं कि दोनों मिलकर काम करें। आप एग्जाम्पल देख सकते हो, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों का एक ही हाई कोर्ट है। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। और लेकिन नाम क्या है उसका? पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। तो ऐसे बहुत सारे हैं। एक बार मैं मैप के थ्रू आपको बता देती हूँ कि कैसे बने हुए हैं। यहाँ पर हमारा है अंडमान और निकोबार चैनल, जिसे 10 डिग्री, अंडमान एंड निकोबार जिसे 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो इसका एक ही हाई कोर्ट है। ये किसके साथ मिलाया गया है? कलकत्ता के। कलकत्ता हाई कोर्ट अपने भी मामले देखेगा, वेस्ट बंगाल के, साथ ही अंडमान एंड निकोबार के भी देखेगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर है केरल। केरल जो है अपने भी देखेगा मुकदमे, और साथ ही लक्षद्वीप को भी इसके साथ मिलाया गया। ऐसे ही यहाँ पर आपका पड़ता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की अपनी आबादी बहुत ज्यादा है, तो महाराष्ट्र किस किस के देखेगा? अब क्या है, महाराष्ट्र की जो कोर्ट का नाम है वो बम्बई हाई कोर्ट ही है, चाहे हमने उसका नाम आज मुंबई कर दिया है, बट हाई कोर्ट्स जो है वो उसी नाम से चल रहे हैं, उनमें उनको बदला नहीं गया है। तो महाराष्ट्र अपने महाराष्ट्र के भी देखेगा, मुंबई के भी सारे केसेस देखेगा। इसके साथ पड़ता है गोवा, उसके देखेगा, दादर नागर हवेली के देखेगा, एंड दमन दीव के भी देखेगा। तो ये सारे के सारे मामले कहाँ जाते हैं? बम्बई हाई कोर्ट में। तो ऐसे ही बहुत सारे बने हुए हैं। तमिलनाडु के साथ पुदुचेरी को मिलाया गया है। तो आप ध्यान से देखो मैं क्या बता रही हूँ, सारी की सारी यूनियन टेरिटरीज के हैं, किसी ना किसी के साथ मिलाकर बना दिए गए। लेकिन सिर्फ दिल्ली एक ऐसी यूटी है जिसका अपना पर्सनल हाई कोर्ट है। पूछ लेते हैं बहुत बार, कौन सी ऐसी यूटी है जिसका पर्सनल हाई कोर्ट है? तो वो कौन सी है? दिल्ली। और अब क्वेश्चंस
कैसे बनते हैं, आपसे कभी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं किए जाएंगे कि झारखंड की हाई कोर्ट कहाँ है, रांची में, बिकॉज ये वो वाले राज्य हैं जैसे पटना, बिहार कि इनकी कैपिटल में ही बनी हुई है। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, या तो जिनकी साझेदारी में है या फिर जिनकी उनकी कैपिटल में नहीं बनी हुई। जैसे यूपी की कैपिटल है लखनऊ, बट उसका जो हाई कोर्ट बना हुआ है वो आपका बना हुआ है इलाहाबाद में, इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसका नाम आज हमने प्रयागराज कर दिया है, बट हाई कोर्ट इलाहाबाद के नाम से ही है। सेम छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, रायपुर, बट उसका जो हाई कोर्ट है वो है बिलासपुर में। ऐसे ही केरला का बना हुआ है एर्नाकुलम में, उसकी कैपिटल नहीं है, उसका एक राज्य है। तो ऐसे बने हुए हैं क्वेश्चंस, आपसे इन्हीं के ऊपर पूछेंगे। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, बट उसका हाई कोर्ट है जोधपुर में। और मैं आपको 7 सिस्टर्स का भी बता देती हूँ, जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसमें हमारी जो 7 सिस्टर्स जिन्हें हम लोग कहते हैं कौन कौन सी हैं, मेघालय, त्रिपुरा, इनके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बनता है तो इसे ध्यान से समझ लेना। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, असम, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, इन 7 सिस्टर्स की एक ही हाई कोर्ट थी असम के एक राज्य में जो है गुवाहाटी। 7 की 7 सिस्टर्स की एक हाई कोर्ट बनाई गई थी असम के राज्य गुवाहाटी में, बट 2013 में 3 नई हाई कोर्ट्स बनी। कौन कौन सी, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। इसका ट्रिक है मेक त्रिमणि। इस तरह से ये 3 हाई कोर्ट बहुत बार पूछ लेते हैं। कब बनी थी, 2013 में। और ये जो 4 राज्य हैं इनकी आज भी एक ही हाई कोर्ट है, कौन सी, गुवाहाटी में। तो अब आप क्या करोगे, कोई भी बुक, लूसेंट या अरिहंत जो आपको इजी लगे, या गूगल से हाई कोर्ट का एक टेबल मिल जाएगा आपको, जिसमें आपको सारे हाई कोर्ट्स गिवन होंगे, किसका कहाँ पर है, उसे एक बार सिर्फ पढ़ लेना। अब आपको पढ़ने से ही वो याद हो जाएगा। और ध्यान रख के पढ़ना, क्या पढ़ना है, जिनकी उनकी कैपिटल में नहीं है या फिर जिनकी साझेदारी में बनाई हुई है, उन पे फोकस करके एक बार पढ़ लेना। तो अब शुरू करते हैं आगे कि इनको हाई कोर्ट्स में पहुंचने के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट की बताई थी कि 5 साल तक जज रहा हो हाई कोर्ट में या फिर 10 साल तक वकील रहा हो। सेम हाई कोर्ट में जाने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। पहली क्या है, 10 साल न्यायाधीश के पद पर कार्य किया हो। अब मेंशन नहीं है, किसी भी आपकी जिला अदालत में भी काम किया हो सकता है। 10 साल तक न्यायाधीश रहा हो। सेकंड कंडीशन क्या है, और में है कि अगर इसे नहीं सेटिस्फाइड करते, नहीं फुलफिल कर पाते, तो सेकंड कंडीशन क्या है, 10 साल तक एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। अधिवक्ता मतलब वकील रहा हो 10 साल तक, नॉट नेसेसरी कि एक ही हाई कोर्ट में। अब ये हाई कोर्ट की कंडीशन लगा दी कि एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में भी रह सकता है, बट 10 साल, तो वो क्या होगा, हाई कोर्ट में जज बनने की कंडीशन को सेटिस्फाइड करके वहां तक पहुंच सकते हैं। अब आपको सुप्रीम कोर्ट के जजेस पता थे, कितने थे, 1+33, और हाई कोर्ट्स के होते हैं 1+ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रही हूँ, बिकॉज हर राज्य की अपनी अलग आबादी है, उनकी अलग जनसंख्या है, तो उनके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि ये क्वेश्चन मार्क में कितने जजेस बनाए जाएंगे। जैसे यूपी की सबसे ज्यादा आबादी है तो इसके नंबर ऑफ जजेस भी सबसे ज्यादा है, 160। इसी तरह से हर राज्य के अलग अलग है। अब सुप्रीम कोर्ट के जो ये वाले जजेस थे, इन्हें बढ़ाने और घटाने का जो अधिकार था, बहुत बार क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते हैं, इसका अधिकार था संसद के पास, जिसमें हमारे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते थे। बट हाई कोर्ट के ये वाले जो जजेस हैं, इन्हें बढ़ाने और कम करने का जो अधिकार है वो अकेले राष्ट्रपति के पास है। वो डिसाइड करेंगे कि कौन सी हाई कोर्ट में कितने नंबर ऑफ जजेस होने चाहिए।
अब सुप्रीम कोर्ट में हमारे ट्रांसफर का प्रोसेस नहीं था, बट हाई कोर्ट ज्यादा है तो हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर भी किया जा सकता है, और इसकी भी पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। वो चाहे तो किसी भी हाई कोर्ट के जो हैं जजेस को किसी दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसके अलावा हाई कोर्ट अपने राज्य से संबंधी मामले देखता है, तो वो अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय के पास है कि वो चाहे तो किसी हाई कोर्ट का मामला उठाकर दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं और अपने पास भी बुला सकते हैं। तो आगे हम बात करेंगे इनका शपथ का क्या प्रोसीजर है और इनकी नियुक्ति का क्या प्रोसीजर है। अब इसका पूरा टेबल ध्यान से समझना, तभी आपको ये समझ में आएगा। क्या थे? सुप्रीम कोर्ट में 1+33 जजेस थे। इनकी रिटायरमेंट की एज थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर अदर जजेस की सुप्रीम कोर्ट के 65 इयर्स, और हाई कोर्ट के है 62 इयर्स। उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। अब अगर ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होने वाले हैं, तो मैंने आपको ये प्रोसेस डिटेल में बताया हुआ है, एमओपी का प्रोसेस। एक बार फिर से सुन लो। क्या था कि जब अगर ये रिटायर होने वाले हैं तो विधि मंत्रालय पहल करता है सीजेआई के पास जाकर कि आप रिटायर होने वाले हो, तो हम नेक्स्ट किसको नियुक्त करें। तो ये एक नेम को सजेस्ट करते हैं, विधि मंत्रालय उस नेम को पीएम को देते हैं, पीएम उसे राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति जो है उनकी नियुक्ति कर देते हैं। अब ये वाले जो जज बनेंगे वो इनमें से एक बनेंगे। अब यहाँ पर एक सीट क्या हो गई? वेकेंट हो गई, खाली है। इसे फिल करने के लिए अब सीजेआई ने अपने अंडर काम करवाना है। अब सीजेआई पहल करेगा विधि मंत्रालय को कि मेरे अंडर के जजेस या रिटायर हो रहे हैं या इनमें से यहाँ आ गए हैं, तो उनकी नियुक्ति कैसे होगी? 4 हेड वरिष्ठम जजेस बिठाए जाएंगे, उनकी सलाह से इनकी नियुक्ति हो जाएगी। नेक्स्ट, अब क्या होगा? ये हाई कोर्ट के जजेस थे, यहाँ से ये वाले जज उठ के यहाँ पर गए हैं जो सारी की सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे थे, उनको चेक करके विधि मंत्रालय ने यहाँ पर भेजा था। अब ये चीफ जस्टिस की पोजीशन खाली हो गई, ये किसी भी हाई कोर्ट के हो सकते हैं। ये थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ये है चीफ जस्टिस। अब ये वाली सीट वेकेंट है, इसको फिल करने के लिए क्या करेंगे? राष्ट्रपति प्लस सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस जिस हाई कोर्ट की बात हो रही है उस राज्य के गवर्नर, तीनों मिलकर इनकी नियुक्ति करेंगे। इनके लिए प्रोसेस बताएंगे कि इस पर्सन को एक नेम सजेस्ट करेंगे। अब ये वाला जो पर्सन है वो इन क्वेश्चन मार्क में से गए होंगे, तो अब यहाँ पर एक सीट खाली हो गई। इसे फिल करने के लिए कौन आएगा? अब जिस हाई कोर्ट के अंडर जज की नीड होगी वहां के चीफ जस्टिस प्लस राष्ट्रपति। इसके अलावा राष्ट्रपति की मर्जी है कि वो सीजेआई को ऐड करे या ना करे, और गवर्नर की नीड नहीं होगी। ये मिलकर इनकी नियुक्ति करेंगे। तो ये था इनका पूरा का पूरा प्रोसीजर। एक बार फिर से बता दूं, ये रिटायर होंगे तो विधि मंत्रालय पहल करेगा, उसके बाद जो है राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति कर देंगे। फिर इनमें से एक सीट खाली होगी तो 4 वरिष्ठम जजेस बैठेंगे, उनमें से यहाँ पे नियुक्ति हो जाएगी। अब ये एक चीफ जस्टिस की पोजीशन खाली हुई तो राष्ट्रपति प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के हेड प्लस जो राज्य का गवर्नर होगा वो जिस हाई कोर्ट की बात हो रही होगी, वो तीनों मिलकर चीफ जस्टिस की नियुक्ति करेंगे। अब उनके अदर जजेस में से एक सीट खाली है, उसकी नियुक्ति करने के लिए कौन आएगा? चीफ जस्टिस जिनके अंडर उन्होंने काम करना है, प्लस राष्ट्रपति प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी मर्जी है। इसके अलावा गवर्नर की नीड यहाँ पर नहीं होती। तो ये था इनका सारा प्रोसीजर। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं 65 में रिटायर होकर वो कहीं और काम नहीं कर सकते, वो किसी अन्य छोटी से छोटी राज्य उसमें हाई कोर्ट में काम नहीं कर सकते। तो उन्हें क्या करते थे? किसी भी आयोग का अध्यक्ष बना देते थे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इस तरह के किसी भी आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाता था अगर ये रिटायर होते हैं। बट हाई कोर्ट के जजेस 62 में रिटायर हो गए, तो इनके लिए क्या प्रोसीजर है? ये अपनी सेम हाई कोर्ट में काम नहीं करेंगे, किसी अदर हाई कोर्ट में काम कर सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी काम कर सकते हैं। अब कैसे काम करेंगे, इस प्रोसेस को ध्यान से समझना। हमारे पास 2 टाइप्स के जजेस होते हैं, एक एडिशनल
और एक होते हैं एडहोक। ये दो होते हैं। एडिशनल और एडहोक जजेस क्या होते हैं, बहुत बार एग्जाम में मिलता है, इसे ध्यान से सुनना। अगर किसी भी राज्य में, जैसे सुप्रीम कोर्ट ही है, 1+33 जजेस हैं, ये अपना काम ज्यादा हो गया और उसे नहीं संभाल पा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा जजेस को हायर कर लिया जाता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट में एक्स्ट्रा जजेस इसके अलावा हायर होते हैं उन्हें हम कहते हैं एडहोक जजेस। एंड हाई कोर्ट में अगर अपना काम नहीं संभाल पा रहे तो जो एक्स्ट्रा जजेस आएंगे वो होंगे एडिशनल जजेस। कंडीशन क्या है, इनकी योग्यताएं सेम होनी चाहिए जो वहां तक पहुंचने के लिए हैं। इनका सैलरी स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा कि इनको उतनी ही सैलरी मिलेगी। इसके अलावा एक बात और सुन लो, ये दो साल के लिए काम पे बुलाए जाते हैं, 2 साल के लिए आते हैं। जो आपके ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, अगर ये रिटायर हो रहे हैं या किसी कारणवश अपने काम पर नहीं है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो एडहोक जजेस इस एक पोजीशन पे काम नहीं कर सकते। वो इस अदर जजेस पे तो आएंगे काम करने और कर भी सकते हैं। सेम हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस है, एडिशनल जजेस इन चीफ जस्टिस की पोजीशन पर काम कर सकते हैं। ध्यान से सुनो, एडहोक जजेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोजीशन पे काम नहीं करेंगे, बट एडिशनल जजेस चीफ जस्टिस की जगह पर काम कर सकते हैं। तो ये 2 साल के लिए काम करने आते हैं। हाई कोर्ट से रिटायर होकर वो सेम हाई कोर्ट में काम नहीं करेंगे, अदर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में काम कर सकते हैं। अब इनका सैलरी का क्या प्रोसीजर है, मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट में भी बताया था, एक बार फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इनकी सैलरी थी 2.8 लाख, 2,80,000। इनके अदर जजेस की सैलरी थी 2.5 लाख। सेम जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के, उनकी सैलरी सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस के इक्वल थी 2.5 लाख और इनके अदर जजेस की सैलरी थी 2.25 लाख। अब इनमें क्या डिस्प्यूट था हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के जजेस की जो सैलरी जाती है वो जाती है राज्य की संचित निधि से। अब ये संचित निधि क्या होती है, ये टैक्स होता है एक तरह का जो आम जनता देती है, आप और मैं देते हैं किसी ना किसी फॉर्म में गवर्नमेंट को, तो वहां से सैलरी जाती है हाई कोर्ट के जजेस की। बट क्या डिस्प्यूट हुआ था कि हर एक राज्य कहता था कि किसी भी जज ने मेरी हाई कोर्ट में 2 साल काम किया है या 3 साल किया है, तो मैं इसको सारी की सारी लाइफ की पेंशन अपनी राज्य की संचित निधि से हम क्यों दें। तो क्या डिसाइड किया गया कि हाई कोर्ट के जजेस की जो सैलरी जाएगी वो राज्य की संचित निधि से जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है, इसे ध्यान से समझना। और जो इनकी पेंशन जाएगी वो जाएगी भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से। मतलब सैलरी तो जाएगी राज्य की संचित निधि से और पेंशन, अगर पेंशन की बात आएगी तो वो जाएगी भारत की संचित निधि से। अब इनकी शपथ का क्या प्रोसेस है, इनको शपथ कौन दिलवाता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो शपथ दिलवाते हैं वो राष्ट्रपति दिलवाते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की शपथ भी राष्ट्रपति के पास है और उनकी जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति करते थे। प्लस उन्होंने अगर इस्तीफा देना हो अपने टाइम से पहले तो वो भी किसको देते थे, राष्ट्रपति को। हाई कोर्ट में क्या है कि उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करेंगे, प्लस उन्होंने अगर इस्तीफा देना हो वो भी राष्ट्रपति को ही देंगे। लेकिन जो उनको शपथ दिलवाने का काम है, जैसे नियुक्ति पत्र राष्ट्रपति जी ने दे दिया, उसके बाद जो शपथ दिलवाएंगे वो जिस हाई कोर्ट में नियुक्त होकर जाएंगे वहां के गवर्नर दिलवाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राष्ट्रपति की बराबरी मानी जाती है, सेम गवर्नर और चीफ जस्टिस की बराबरी मानी जाती है। अगर किसी राज्य के नए गवर्नर नियुक्त होते हैं तो वो चीफ जस्टिस के सामने जाकर शपथ लेंगे और अगर चीफ जस्टिस नियुक्त होते हैं तो वो गवर्नर के सामने जाकर शपथ लेंगे। सिर्फ ये प्रोसेस अलग है, इसे ध्यान से सुनना, और बाकी सारा का सारा प्रोसीजर सेम है। अब हमारी लेटेस्ट जो हाई कोर्ट बनी है, पूछ लेते हैं कई बार, 25 नंबर की 2019 में बनी है, वो बनी है आंध्र प्रदेश की अमरावती में बनी है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट 2019 में 25 नंबर की। ये बहुत बार पूछ लेते हैं।
अब इनको हटाने का क्या प्रोसीजर है, सेम महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है जिस प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है उसी प्रक्रिया से इन्हें भी हटाया जा सकता है। तो वो मैं आपको इम्पीचमेंट प्रोसेस डिटेल में करवा चुकी हूँ सुप्रीम कोर्ट में, वहां से उसे अच्छे से पढ़ लेना। और इसे भी, उसे सुप्रीम कोर्ट को भी अभिलेख न्यायालय कहा जाता था और इसे भी अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो है अपने हाई कोर्ट के लिए अभिलेख न्यायालय था, क्योंकि उनके सारे के सारे वो रिटर्न में होते थे जो कहीं ना कहीं हेल्प करते थे हाई कोर्ट के जजेस के लिए। सेम जो हाई कोर्ट के केसेस हैं वो हेल्प करते हैं नीचे की अदालतों के लिए, जिला अदालतों के लिए। तो ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक हाई कोर्ट का। इसे ध्यान से सुनना, एक दो बार इस वीडियो को देख लेना, आपको कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं मिलेंगे। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दो, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दो। ऐसी बहुत सारे टॉपिक्स की वीडियोस मैं आने वाले दिनों में लेकर आने वाली हूँ, तो बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर देना फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।